बिना बुक तो थे। भूकंप मापने की इकाई क्या होती है? तो या तो उसको बोलते हैं भूकंप मापी या रिएक्टर पैमाना। भूकंप मापी या रिएक्टर पैमाना बोलता है, रिएक्टर के हिसाब से नापते हैं उसको। अगला जो प्रश्न आपका विवर्तनिक प्लेटें कहाँ पर पाई जाती है? तो आगे बढ़ना होगा, विवर्तनिक प्लेट होगा। तो विवर्तनिक प्लेटें पृथ्वी की ऊपरी परत या भूपट्टी पर, पृथ्वी जो सबसे ऊपर वाली परत होती है, क्योंकि पाठ का नाम सुना पृथ्वी की संरचना, तो पृथ्वी की संरचना आएगी आगे कितनी परतों की बनी होती है धरती। तो विवर्तनिक प्लेटें पृथ्वी की ऊपरी परत या भूपट्टी पर पाई जाती हैं। अगला जो प्रश्न आपका, सुनामी का कारण क्या, क्यों आती है सुनामी? तो सुनामी के उत्पन्न होने का प्रमुख कारण सागर तल में आया 7 रिक्टर से अधिक भूकंप। जब समुद्र में 7 रिक्टर से ज्यादा भूकंप आता है तो सुनामी उत्पन्न होती है। अगला जो प्रश्न आपका, केंद्र पर वायुदाब कम हो जाने के कारण कैसी हवा उत्पन्न होती? जब पृथ्वी के केंद्र पर वायुदाब कम हो जाता है तो किस प्रकार की हवाएं उत्पन्न होती हैं? तो इसका उत्तर होगा चक्रवात हवाएं उत्पन्न होगी। अगला जो प्रश्न है, किसी स्थान पर 7 रिक्टर के भूकंप आने के बाद की स्थिति कैसी होती है? जब 7 रिक्टर का भूकंप आ जाता है किसी स्थान पर, तो भूकंप आने के बाद वहां की स्थिति कैसी होगी? तो 7 रिक्टर के ऊपर के भूकंप सर्वनाशी होते हैं, सभी तरह के विनाश कर देते हो। इसे क्षेत्र पूरी तरह क्या हो जाता है? तबाह हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता, पूरी उथल पुथल मच जाती है। तो 7 रिक्टर का जो भूकंप होता है वो सबसे ज्यादा सर्वनाशी होता है, पूरा क्षेत्र पूरी तरह से तबाह हो जाता है, कुछ भी नहीं बच पाता है। वह समुद्री हवाएं क्या होती है? समुद्र में जो हवाएं उत्पन्न होती है वो क्या होती हैं? समुद्री जल में शक्ति का दूसरा रूप समुद्री धाराओं में मिलता है। तो समुद्री जो जल होता है इसमें शक्ति होती है, शक्ति का जो दूसरा रूप होता है वो समुद्री धाराओं में मिलता है। समुद्री धाराओं को समुद्री बहने वाली नदी भी कहा जाता है। तो समुद्र में धाराएं बहती हैं तो इसका दूसरा नाम होता है समुद्र में बहने वाली नदियां। तो समुद्र में बहने वाली नदी भी समुद्री धाराओं को कहा जाता है। इसमें निश्चित दिशा में जल निरंतर बहता रहता है, और दिशा क्या होती है? निश्चित दिशा होती है, और उस दिशा में जल वो लगातार बहता रहता है। कई समुद्री धाराओं में गर्म जल बहता है, दोनों प्रकार जल बहता है। कभी कभी समुद्री धाराओं में गर्म जल बहता है तो कभी ठंडा जल बहता है। समुद्री धाराओं के बहने का कारण ढाल नहीं होकर, ये नहीं कि ढलान की तरफ से बहता है, ढलान तरफ नहीं बहता, बल्कि मुख्य जो कारण होता है वो क्या होता है? तापक्रम में अंतर या घनत्व में अंतर, या तो तापमान में जो बहुत ज्यादा अंतर उतार चढ़ाव होता है तब, या फिर घनत्व में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है तब यह समुद्री हवाएं बहती हैं। और समुद्री हवाओं के बहने के कारण हरिकेन व टाइफून जैसे तूफान उत्पन्न होते हैं। तो भयंकर और विनाशकारी तूफान होते हैं हरिकेन और टाइफून, उन तूफानों का मूल जो कारण होता है वो समुद्री हवाएं ही होती है। समुद्री हवाओं के कारण ये भयंकर और विनाशकारी तूफान उत्पन्न होते हैं। अक्षर की शक्ति व कृषि में क्या महत्व है? अक्षर की कल बात हुई थी कि अक्षर का मतलब होता है टूटना या घिसना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। तो अक्षर की जो शक्तियां होती है खेती में क्या लाभ है? अक्षर की शक्तियां चट्टानों को तोड़कर मिट्टी में बदलने के लिए प्रयास करती हैं। क्या करती हैं? ये शक्तियां चट्टानों को तोड़ करके मिट्टी में बदलने के लिए प्रयास करती हैं। सूर्य की गर्मी, वर्षा, पाला व वायु भौतिक रूप से चट्टानों को तोड़ती रहती है। चट्टानों को तोड़ने का मुख्य जो कारण होता है या तो सूर्य की गर्मी रहती है, या वर्षा के कारण, या पाला के कारण, या वायु ये चट्टानों को तोड़ती रहती है। दिन में सूर्य की गर्मी पाकर चट्टानें फैलती हैं। जब दिन में सूर्य की गर्मी मिलती है तो चट्टानें वो गर्मी पाकर के फैलती हैं, और रात में जब ठंड पड़ती है तो ठंडी होकर सिकुड़ती हैं। बार बार फैलने और सिकुड़ने से चट्टानें क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है और फलस्वरूप टूटने लग जाती है। जब बार बार फैलती हैं, बार बार सिकुड़ती हैं
तो ये बीच में जो आकर्षण बल होता है वो कमजोर हो जाता है और चट्टानों की परत है वो टूट जाती हैं। और गर्म चट्टानों पर जब चट्टानें टूटती हैं आपस में गुरुत्वाकर्षण बल का जो आकर्षण बल होता है इसके कारण फिसलती है तो गर्म हो जाती हैं। और गर्म होते ही जब वर्षा की फुहार इन पर टूटती है तो गर्म चीज पर जब पानी पड़ता है वो चटक जाता है। तो इसी तरह से चट्टानें भी जब गर्म होती है उस पर जो वर्षा की फुहार पड़ती है तो उनकी टूटने जो गति होती है वो तेज हो जाती है। वर्षा जब चट्टानों को काटता भी है और चट्टानों की दरारों में पानी जो पानी जम जाता है, चट्टानों के अगर जो दरार में वर्षा का पानी चला जाता है, जो वर्षा का पानी दरारों में चला जाता है वो जम जाता है और जम करके बर्फ बनकर फैलता है, अंदर जम जाएगा। जैसे उसको गर्मी मिलेगी तो पानी फैलेगा, फैलने के कारण उस पानी का दबाव बढ़ेगा, दबाव के कारण चट्टानों की दरारें और चौड़ी होगी और फलस्वरूप चट्टानें बिखर जाती हैं। कृषि की दृष्टि से अक्षय की शक्तियां बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। वायु के साथ उड़ते धूल के कण जब चट्टानों से टकराते हैं तो रेगमाल की तरह चट्टानों को क्या करते हैं, जिससे जैसे वायु के साथ धूल के कण उड़ते हैं और उड़कर वो चट्टानों से टकराते हैं तो जिस तरह से रेगमाल किसी भी पदार्थ पर रेगमाल लगने से वो साफ हो जाता है, घिस जाता है, उसी तरह से वो धूल के कण और रेगमाल का कार्य करते हैं और रेगमाल की तरह चट्टानों को घिसते हैं और चट्टानें कमजोर हो जाती है तथा चट्टानें टूटती रहती हैं। ये इसका खेती में महत्व होता है। तो प्रश्न आपका कि पृथ्वी तल पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पृथ्वी तल पर सर्वाधिक मात्रा में लोह तत्व पाया जाता, सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है, दूसरे नंबर पर आता आपका एल्यूमिनियम। इसके बाद में अगली जो बात है सारा पार्ट इसी में आएगा, विवर्तनिक शक्तियां। विवर्तनिक शक्तियां क्या होती हैं, कितनी प्रकार की होती है विवर्तनिक शक्तियां, ये से बोर्ड में प्रश्न आता है, ये पूरा पार्ट यही पर है। विवर्तनिक शक्तियां किसे कहते हैं, कितनी प्रकार की होती हैं? तो विवर्तनिक शक्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां और एक बाह्य विवर्तनिक शक्तियां। दो प्रकार है, एक है आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां, दूसरी बाह्य विवर्तनिक शक्तियां। आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां कितनी प्रकार की होती है? फिर चार प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी और सृजनात्मक और विनाशात्मक प्राकृतिक बल। ये चार तो हैं आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां। बाह्य विवर्तनिक शक्तियां कौन कौन सी होती हैं? एक अपक्षय की शक्तियां और एक अपवर्तन की शक्तियां, दो होती है बाह्य विवर्तनिक शक्तियां। आगे अपन बात करेंगे अपवर्तन की शक्तियां होती हैं वो फिर चार प्रकार की होती है, बहती वायु की शक्ति, असमानी वायु की हवाई, बहते पानी की शक्ति और हिमनद। फिर बहते पानी की शक्तियां फिर दो प्रकार की होती है, हिमनद और समुद्री धाराएं। तो इन सब का अपन को वर्णन करना पड़ेगा और मुख्य जो पार्ट है ये यहाँ पर है, ठीक है। तो टोटल हो गई 1 और 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 पॉइंटों का अपन वर्णन करेंगे, तब जाके पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर जो मामला है ये आंतरिक शक्ति वाला, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 1, 2, 3 है, ये भी नहीं आता है। इन तीनों में से ही बोर्ड में प्रश्न आता है, कभी कौन सा आता है, कभी कौन सा आता है। चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई होगी? चंद्रमा कैसे उत्पन्न हुआ या चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे, पहले हमने पढ़ा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ज्वाला परिक्रमा पढ़ी थी पृथ्वी के बारे में। तो चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई? तो लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले, 4.40 अरब वर्ष पहले मंगल ग्रह के आकार के पिंड के पृथ्वी से टकराने से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। यानी 4.5 अरब वर्ष पहले मंगल ग्रह जितना बड़ा है उसके बराबर का आकार का कोई पिंड पृथ्वी से टकराया और पृथ्वी से टकराने के कारण चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, पृथ्वी का सिर्फ एक ही प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा।
ये अपनी आकर्षण शक्ति के कारण चंद्रमा वो अपनी आकर्षण शक्ति के कारण समुद्री ज्वार पैदा करता है। आगे बताएगा ज्वार भाटा। ज्वार व भाटा कैसे उत्पन्न होता है, ज्वार भाटा से क्या तात्पर्य है, क्या लाभ होता है ज्वार भाटा का। तो ज्वार भाटा वो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार पैदा होता है। तो ये मंगल ग्रह आपकी चंद्रमा की उत्पत्ति होने का कारण है, कोई ठोस प्रमाण नहीं है, क्योंकि प्रश्न भी इसी तरह का है कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। तो इसके बारे में अनुमान यह लगाया कि मंगल ग्रह जितना बड़ा कोई पिंड था वो पिंड पृथ्वी से टकराया और उस पिंड के पृथ्वी के टकराने के कारण शायद चंद्रमा की उत्पत्ति हुई होगी। लेकिन ये बात जरूर कन्फर्म है कि पृथ्वी का सिर्फ एक ही प्राकृतिक उपग्रह है और जिसका नाम है क्या, चंद्रमा है। और चंद्रमा अपने आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र में ज्वार पैदा करता है। तो प्रश्न है वह पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई बताइए, पृथ्वी कब पैदा हुई या उसकी कैसी बनावट। पृथ्वी सौर परिवार का सदस्य है। सौर परिवार का जो सौर मंडल है इसमें 8 ग्रह पहले होते हैं, कट गया तो 8 ग्रह, उन 8 ग्रहों में से पृथ्वी भी सौर मंडल का एक ग्रह है। अतः यह माना जाता है कि सौर परिवार के साथ इसकी भी उत्पत्ति हुई होगी, कोई ठोस प्रमाण नहीं है। यह अनुमान लगाया जाता है कि सौर परिवार का सदस्य होने के नाते जब सौर परिवार बना था, सूर्य के अन्य ग्रह बने थे, तब शायद पृथ्वी की भी उत्पत्ति हुई होगी। ज्वारीय जो परिकल्पना है, ज्वारीय परिकल्पना को वर्तमान में सर्वाधिक विश्वसनीय माना जाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जो ज्वारीय परिकल्पना है उस परिकल्पना को वर्तमान समय में सबसे ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है। क्या है ज्वारीय परिकल्पना? ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार एक विशाल तारा, बड़ा तारा था, वो सूर्य के समीप आया। एक विशालकाय तारा सूर्य के समीप आया तो आकर्षण के कारण उस विशाल तारे और सूर्य दोनों के बीच में आकर्षण बल लगा। उस आकर्षण के कारण सूर्य से बहुत सा पदार्थ उभरकर बाहर आ गया। सूर्य काफी विशालकाय था, तो जो बड़ा सा तारा सूर्य के समीप आया तो दोनों के बीच में आकर्षण बल लगा। उस आकर्षण के कारण सूर्य से बहुत सा पदार्थ उभरकर बाहर आ गया। जो पदार्थ बाहर आया उसकी संरचना कैसी थी? यह उभार सिरों पर पतला और मध्य में मोटा था। सिरों पर तो पतला था और मध्य में क्या था? मोटा था। इसके बाद में तारा तो अपने रास्ते चला गया। तारा तो सूर्य से टकरा करके अपने रास्ते से जिधर जा रहा था उधर चला गया और सूर्य से बाहर आया, भाग टूटकर ग्रह में बढ़ गया। तो तारे के आकर्षण के कारण सूर्य से जो पदार्थ बाहर आया था वो पदार्थ टूट कर किसमें बढ़ गया? ग्रह में बढ़ गए। उस पदार्थ से 9 ग्रह बन गए। ग्रह को जो ग्रह बने उस पदार्थ से, उन ग्रहों को अगर क्रम से जमाएंगे, अपन क्रम से रखेंगे तो ये सिरों पर पतली व बीच में मोटे शिगार जैसी रचना बनती है। सिरों पर पतली होगी शुरू में और बीच में क्या होगी? सिरों पर पतली और बीच में क्या होगी? मोटी। इस जैसी रचना बनती है। उस पदार्थ में जो ग्रह बने टूटकर उन ग्रहों में से ही शायद लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी का भी जन्म हुआ होगा। क्योंकि यहाँ पर ग्रह में टूट गया ये पदार्थ, तो उन ग्रहों में से ही शायद आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का भी जन्म हुआ होगा। पृथ्वी की जो उम्र है वो ब्रह्मांड की उम्र की 1/3 है। इसका मतलब ब्रह्मांड बहुत समय पहले बन चुका था और इसके बाद भी पृथ्वी का जन्म हुआ था, लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। कोई ठोस प्रमाण इसके बारे में है नहीं। सिर्फ ये जो एक परिकल्पना है उस परिकल्पना को आधार मान करके बताया जा रहा है कि शायद कोई विशाल पिंड ब्रह्मांड में आया था, वो सूर्य से टकराया था। टकराने के बाद सूर्य से कुछ हिस्सा टूटकर अलग हो गया और वो हिस्सा फिर
अलग अलग ग्रहों में बट गया और शायद उनमें से एक टुकड़ा है वो क्या बन गया, पृथ्वी बन गया होगा, ऐसी परिकल्पना बताया जाए। ये सिर्फ परिकल्पना के आधार पर इसको बताया जा रहा है, बाकी वो ठोस प्रमाण इसके बारे में है नहीं।